नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। पिछली कक्षा के साथ में हमने एक चर्चा पर शुरुआत की थी कि कैसे हम आरएएस 2023 परीक्षा में पहली अटेम्प्ट में अपना स्थान जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने कुछ भूमिका की बात की कि क्यों हम आरएएस बने और कब हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, उस चीज को हमने देखा था। इस कक्षा में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आरएएस प्रीलिम्स 2023 के इर्द गिर्द होगा और हम इसमें स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि बिना कोचिंग के भी आप घर बैठकर कैसे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो या तो जॉब में हैं, किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, आप हो सकते हैं एक एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आपकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हो सकती है जिनकी वजह से आप असमर्थ हैं कोचिंग करने में या फिर सही तरीके से गाइडेंस प्राप्त करने में। तो मैं यहाँ पर ये प्रयास करूँगा कि आपको एक सही राह दिखा सकूँ, सही मार्ग आपको दिखा सकूँ, जिससे कि आप अपने समय का सही सदुपयोग कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और मैं वर्ष 2016 से ही आरएएस की तैयारी में लगा हुआ हूँ। 2016 में मैंने आरएएस का मेंस दिया, पहला प्रीलिम्स क्लियर करके। उसी साल मैंने पहली बार पेपर भी दिया। उसके बाद 2018 में मैंने फिर से आरएएस का मेंस दिया और मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन लास्ट में 733 रैंक रहने से मैं मात्र 1.25-2 नंबर से जो है रह गया। और अब जो है मैं फिर से आरएएस की जो इंटरव्यूज है 2021 उनमें अपीयर हो रहा हूँ। हालांकि अभी तक सफलता का इंतजार है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लगातार की हुई मेहनत का परिणाम भी अच्छा ही होने वाला है। उससे पहले भी मैं गवर्नमेंट जॉब में रह चुका हूँ, तो ये मेरा संक्षिप्त सा परिचय है जो मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा कि वे कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और वे कौन से रास्ते हैं जिनको अपना करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं बिना देर किए। आरएएस से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारी आरएएस जंक्शन नाम से एक एप्लीकेशन भी है, जहां पर मैं आपको आरएएस की परीक्षा में जो आपकी तैयारी है उसमें मदद के लिए कुछ मटेरियल देता रहता हूं, तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारी इस परीक्षा का स्कीम क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, 3 लेवल का ये एक परीक्षा है जिसमें आपको प्रीलिम्स के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद पास होने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनको मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर जो भी पास होते हैं उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के नंबर जोड़ के आपकी फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसके आधार पर आपकी जो रैंकिंग है उसके बेसिस पर आपको सर्विसेज अलॉट की जाती है। पहला जो लेवल है उसी को हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, जो कि एक बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का एक पेपर होता है जिसमें लगभग 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये एक जीके और जनरल साइंस का पेपर होता है। 3 घंटे का आपका पेपर ये होता है और इसमें अप्रॉक्सीमेट 4 लाख के करीब छात्र हर वर्ष जो है अपीयर होते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ये एग्जाम है। यहां पर क्वालिफाई करने वाले, जो कि आमतौर पर जितने पद हैं उनका 15 गुना होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा तक जाता है, लगभग 20 गुना तक चला जाता है। जैसे कि इस बार जो हमारे 1000 के लगभग पद है उनके लिए 20,000 से भी ज्यादा छात्रों को जो है चयनित किया गया था। इनका मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। मुख्य परीक्षा में आपके कुल 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर 200-200 मार्क्स के मतलब इक्वल होते हैं और इन चारों पेपरों को 2 दिन में आपको देना होता है, 3-3 घंटे के पेपर के रूप में, जो कि 2 शिफ्ट में होता है और लगातार पेपर चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर उसके बावजूद जो बच्चे हैं उनमें से दुगने छात्रों को, जितनी सीटें हैं उनसे दुगने छात्रों को यहाँ पर जो है पिछले 2 एग्जाम से 2018 से, क्या उससे पहले 3 किए जाते थे, लेकिन 2018 से क्या किया गया है कि दुगने छात्रों को इसमें पास किया जा रहा है और जो छात्र पास होते हैं उनके फिर इंटरव्यूज लिए जाते हैं और फिर फाइनल मार्क्स दोनों के, मेंस और इंटरव्यू के जुड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की कि आखिरकार प्रीलिम्स एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, सिलेबस हमारा क्या है और किन बुक्स या किन सोर्सेज से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम बेहतर तैयारी कर पाएं। तो ये मैंने एक सेग्रीगेशन करने की कोशिश की है आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रीलिम्स में और जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आप इन्हें 11 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं।
इनमें भी अगर हम देखें तो हम इनको और समराइज कर सकते हैं और इनको जो है कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पहला और दूसरा है इसको आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इतिहास हैं। हालांकि एक पोर्शन आपका भारत का है, विश्व का है, और दूसरा जो है राजस्थान का है। इसी तरह से भूगोल की बात करें तो यहाँ पर भी भूगोल को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, विश्व और भारत का भूगोल अलग और राजस्थान का भूगोल। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस या जिसको हम राजनीतिक व्यवस्था या संवैधानिक प्रणाली के बारे में जिसमें हम बात करते हैं, तो वो भी आपके राजस्थान और भारत इनका अलग अलग है। और चौथा जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा, वो भी 2 टुकड़ों में है। तो ये 8 टुकड़े जो हैं ये 4 आपके टॉपिक्स हो गए। इसके बाद में 3 और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5वां, ठीक है, 6ठा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, और 7वां आपका करंट अफेयर्स और जो समसामयिक घटनाएं हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 7 टॉपिक है जिनको ब्रॉड लेवल पर हम 11 अलग अलग टॉपिक्स में बांट सकते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप में से कई छात्र जो कि राजस्थान से बाहर के होंगे तो उनके मन में ये चल रहा होगा कि राजस्थान का कितना इसमें योगदान है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी चीजें कि राजस्थान का कला संस्कृति इतिहास के 15 प्रश्न, भूगोल के 15 प्रश्न, लगभग राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के 10 प्रश्न, ठीक है, सॉरी भूगोल के 8 प्रश्न, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न, और फिर बाद में समसामयिक घटनाएं जो है उनमें से भी लगभग आपके मान के चलिए कि 7 से 8 प्रश्न आपके राजस्थान से जुड़े होते हैं। तो हम सीधा तौर पर देखें तो 24, ठीक है, और 10 34 और 8 42, लगभग 42 से लेकर के और 45 प्रश्न आपके इस परीक्षा में सीधे सीधे राजस्थान से पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए कि 1/3 के करीब योगदान राजस्थान का जो सिलेबस है उसका इसमें रहता है, और इसीलिए जो राजस्थान के मूल निवासी छात्र हैं उनके लिए एग्जाम ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि वे लगातार इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं और भी परीक्षाएं देते रहते हैं। तो बाहरी छात्रों के लिए एक ये चुनौती वाला जो है माहौल बन जाता है इसके माध्यम से। तो लगभग 42 से 45 प्रश्न आपके राजस्थान के हैं। सीधा सीधा आपने देख लिया 20 प्रश्न आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के अलग हो जाते हैं एंड साइंस एंड टेक के अलग हो जाते हैं। तो 40 प्रश्न ये हटाने के बाद में बाकी बचे हुए आपके इंडियन और इंटरनेशनल लेवल के, मतलब भारतीय स्तर के, हमारे देश के पूरे, और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों से जुड़े होते हैं, वहां के भूगोल और इन चीजों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे 4 प्रश्न आपके विश्व के भूगोल से, 4 या 5 प्रश्न आएंगे 12 में से, ठीक है, बचे हुए जो 12 प्रश्न उनमें से, और उसके बाद में आपका जो समसामयिक घटनाक्रम है इसमें भी लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके वैश्विक स्तर के, इंटरनेशनल लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा सेग्रीगेशन करने की कोशिश की है कुल 150 प्रश्न जो हैं उनमें से। अब बात आती है कि सर इनमें से हमें उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए। तो अगर हम पिछले 3 वर्षों की कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ष 2016 में आपकी जो कट ऑफ रही थी वो 79 के अप्रॉक्स थी जनरल की, ठीक है। इसके बाद में जब हमने 2018 में पेपर देखा तो इसका कट ऑफ 76 के करीब रहा। ये मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं। और 2021 में जो आपका आरएएस का एग्जाम हुआ है इसका कट ऑफ लगभग 84 के करीब यहाँ पर रहा है। तो स्लाइट डिक्रीज 1 साल में और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, जो कि पेपर के लेवल और अपीयर होने वाले छात्रों की तैयारी दोनों पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ 2021 को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि एटलीस्ट हमारे 61 से 65 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि मोर देन 60 आपके क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी इसको हम बोलेंगे, जस्ट अ मिनट, मोर देन 60, ठीक है, कितना, मोर देन 60 मार्क्स आपके होने चाहिए क्वेश्चंस। ये मार्क्स नहीं बोलेंगे, इसको क्वेश्चंस बोलेंगे। तो अगर आपने 60 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सही कर दिए 150 में से, माइनस मार्किंग के बाद में, क्योंकि 1/3 का आपका माइनस मार्किंग भी इसमें है, तो आप जो है सिलेक्शन लेने के योग्य बन जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। फिर आपका कंपटीशन होगा जो भी मेंस में अपीयर होने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ में। तो 60 प्रश्न, 60 प्रश्न का मतलब अब आप देखिए कि आपके पास में कुल मिलाकर के 11 टॉपिक्स हैं और इन 11 टॉपिक्स में से आपको अब कुछ ना कुछ टॉपिक तो आप में से किसी न किसी के मजबूत माने ही जा सकते हैं,
उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो मैं ये मानकर चल सकता हूं कि भले ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था नहीं, लेकिन आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। अगर आप साइंस एंड टेक के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपको ज्यादा सहज लगने वाले हैं, ऐसा मैं मान सकता हूं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपका मैथ्स काफी अच्छा रहा है तो तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, जैसे कि मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं हमेशा इस वाले पोर्शन में मोर देन 17, ठीक है, 17 से भी ज्यादा प्रश्न सही कर पाता हूं, तो यहां मेरा काफी अच्छा स्कोर रह जाता है। तो उसी तरह से आप में से भी कोई ये सोच रहा होगा। फिर बात आती है जैसे कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, तो अगर आप पहले और एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं राजस्थान के तो कई बच्चों का ये पोर्शन काफी अच्छा होता है। हालांकि इनको स्कोरिंग कम माना जाता है क्योंकि इनमें कई बार कुछ ऐसी नई चीजें पूछ ली जाती है जो हमने अक्सर नहीं पढ़ी होती है। अब भारत के इतिहास की बात करें तो कुछ छात्रों का इतिहास सही हो सकता है, जैसे कि मेरा इतिहास ठीक है, मैं इतिहास से मैंने अभी नेट भी क्लियर किया है और मैं ग्रेजुएशन में भी मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी पोर्शन हो जाता है। विश्व और भारत का भूगोल, जितने भी भूगोल ज्योग्राफी के स्टूडेंट बहुत होते हैं, खासकर जो टीचर्स हमारे यहाँ पर हैं उनमें से कई ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि के जितने भी छात्र हैं उनके पास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको कॉमन मिलते हैं। मतलब कॉमनली बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, इतना गाइडेंस भी नहीं होता और यही सब्जेक्ट ज़्यादातर हमको मिलते हैं। तो इन 3 में कई छात्र अच्छे हो सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अलग अलग छात्र अलग अलग पोर्शन में अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये डाउट होता होगा कि कितना कम कट ऑफ जाता है। उसका कारण है कि प्रश्नों की जो चयन करने का तरीका है और प्रश्नों को जिस तरह से बनाया जाता है वो आरपीएससी के बाकी एग्जाम की तुलना में काफी अलग है। तो आरपीएससी के बाकी एग्जाम्स में आपको बहुत स्ट्रेट प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन आरएएस परीक्षा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 40% कवर करते हैं आपके इस एग्जाम का। तो लगभग 40% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें या तो आपको एक से ज्यादा सेंटेंस देकर के, वाक्यांश देकर के फिर उनमें से चूज करने के लिए बोला जाता है। तो वहां पर थोड़ा सा छात्रों के लिए टिपिकल हो जाता है आंसर्स को ढूंढ निकालना। लेकिन अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है और आपने वेल प्रैक्टिस अपनी कर ली है एग्जाम से पहले, तो ये काफी सहज आपके लिए हो सकता है। तो ये आपका मैंने एक पूरा का पूरा एनालिसिस दे दिया है कि कौन कौन से प्रश्न आपके किस किस फील्ड से कितने कितने पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है और आप अभी तक इसमें कितने तैयार हैं। अब हम थोड़ा सा सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। अलग अलग जो हमारे फील्ड हैं उनमें सिलेबस कैसा है और हमें उन सिलेबस को कैसे आगे कवर अप करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है दोस्तों आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में कुल मिलाकर के 6 सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। ऊपर आप हेडिंग अगर देखेंगे, लेकिन छात्र जो है ज्यादातर इसी पर अटक जाते हैं। कहां पर? इतिहास पर। सॉरी, चलिए, तो छात्र क्या करते हैं? छात्र ज्यादातर आकर के आपके इतिहास पर अटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि केवल इतिहास को पढ़कर ही हमारा जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो इतिहास है वो काफी लंबा चौड़ा इतिहास है, क्योंकि जिस तरह से भारत के इतिहास में आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश देखने को मिलते हैं, उसी तरह से अकेले राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो चौहान से लेकर के प्रतिहार, ठीक है, परमार, उसके बाद में आपके मेवाड़ के वंश, सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, मारवाड़ के वंश, बीकानेर के, अलग अलग जगह के बहुत से वंश मिलते हैं और उनकी वंशावलियां भी काफी लंबी है। उनसे जुड़े हुए घटनाक्रम भी बहुत सारे हैं। और अगर हम बात करें इस इतिहास से, तो यहाँ से कुल मिलाकर जो हमारे 15 प्रश्न आने वाले हैं उनमें से मात्र 2 से लेकर के 3 प्रश्न ही अमूमन पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि ज्यादातर जो हमारे छात्र हैं उनकी डिमांड हमेशा यही रहती है कि सर राजस्थान की हिस्ट्री कहाँ से कवर करें, राजस्थान की हिस्ट्री। तो राजस्थान की हिस्ट्री का अगर आपको बेसिक सा ज्ञान भी है तो भी आप काफी कुछ इसमें कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टॉपिक्स पर नजर डालेंगे तो पहला टॉपिक जो आपका है वो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थलों से जुड़ा हुआ है और राजस्थान से गिनती के ही ऐसे स्थल हैं। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो 10 से 12 ऐसे आपको स्थल मिलते हैं
उनको आप गिन भी सकते हैं चाहे तो अपने स्तर पर। जैसे कि एक तो आपका पूरा कालीबंगा वाला क्षेत्र है जिसके सब एरिया में आपके गणेश्वर और इस तरह की जितनी भी जो सभ्यताएं हैं वो सम्मिलित हो जाती है। फिर आपके नीचे उदयपुर में आहड़ क्षेत्र आ जाता है जिसमें सारी छोटी छोटी जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको हम एक साथ कवर अप कर सकते हैं। फिर आपका थोड़ा सा भरतपुर साइड में कुछ एक दो है, कुछ आपके आगे वाले काल में आकर के जैसे कि टोंक क्षेत्र में रेड जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। तो ज्यादातर जो आपकी नदी घाटी सभ्यताएं हैं वो लिमिटेड है और अगर उनको आपने सही तरीके से कवर कर लिया तो यहां से एक प्रश्न आपका हमेशा कंफर्म आता है, वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। और ज्यादातर ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको पिछली जो पेपर्स आरपीएससी के हैं उनमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके हिस्ट्री की जब आप चर्चा करते हैं इनके राजवंशों की और जो हमारे शासक यहाँ पर रहे हैं उनकी चर्चा के दौरान ही आपको यहाँ के समाज संस्कृति के बारे में भी पता चलता जाता है। फिर आपके प्रमुख राजवंश आ जाते हैं। मध्यकाल की बात अगर हम करें तो गुहिल, प्रतिमार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा। ठीक है, इसमें राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार के कर लगाए जाते थे, क्या क्या उस समय की रीतियां प्रचलित थी, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है वो है आधुनिक राजस्थान का उदय। दोस्तों, आधुनिक राजस्थान के उदय में से आपके 3 से 4 प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं। खास करके एक प्रश्न आपके राजस्थान के एकीकरण में से कंफर्म है और ये बहुत लिमिटेड है। दिखने में आपको ये बहुत बड़ा चौड़ा लगेगा लेकिन अगर आप एक टेबल बनाएं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन उस टेबल में आ सकता है। वो टेबल मैंने कई बार आपको हमारे जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस है उनमें शेयर भी की है, तो वो आपको उन पेपर्स में देखने को मिलेगी। जनजाति किसान आंदोलन या फिर प्रजामंडल आंदोलन में से दोनों में से कोई एक में से एक प्रश्न आपके हर बार पूछा जाता है। और वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, खास करके प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो फैक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि आप एक बार में इनको कवर नहीं कर सकते। लेकिन इसकी भी एक खासियत यह है कि इसमें भी ज्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं और यदि कोई नया प्रश्न आता भी है तो वो आपको किसी भी सोर्स में नहीं मिलता है, क्योंकि फिर प्रोफेसर्स वो ऐसी जगह से निकाल कर लाते हैं जो अभी तक बुक्स में नहीं था। और जब वो प्रश्न आपके पेपर में सम्मिलित कर लिया जाता है तो फिर मार्केट में जो बुक्स हैं उनमें भी वो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो बुक्स ऐसी होती है जो उस पेपर के आने के बाद में छपी है। ठीक है, बाकी पुरानी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है। सोर्सेज में अभी बताऊंगा इनके आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, पहले हम देख लेते हैं। राजस्थान की वास्तु परंपरा की बात करें तो मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की शैलियां और हस्तशिल्प, ये सारा इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चित्रकला, चूंकि मंदिर बनेंगे तो मंदिर किलों में बनेंगे, किलों में महल भी होंगे और अगर आपने महल बनाए हैं तो उन पर आप चित्रकारी भी करेंगे, उनको सजाएंगे भी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें हमको एक साथ इसमें पढ़नी पड़ती है। महलों में पानी के लिए बहुत से तालाबों का भी निर्माण होगा और उनके आसपास बहुत सी झीलें भी निर्मित होगी, तो सारा सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। प्रदर्शन कला, तो प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, इसमें भी भारत में राजस्थान में कई घराने हैं। ठीक है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेनिया घराना, बीनकार घराना, ठीक है, उसके बाद में डागर घराना, इस तरह के, और जयपुर घराना हो गया, अतरौली घराना, तो ये सारे के सारे घराने आपको शास्त्रीय संगीत में पढ़ने पड़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य का स्कोप बहुत कम है क्योंकि केवल एकमात्र जयपुर कथक नृत्य का केंद्र हमारे यहाँ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी प्राप्त करनी है। लोक संगीत और वाद्य का बहुत स्कोप है और डेफिनेटली लोक नृत्य और लोक वाद्य, इनसे एक एक प्रश्न आपका निश्चित पूछा जाता है। तो मिनिमम 2 प्रश्न आपके इस पोर्शन से आते हैं। लोक नृत्य और लोक वाद्य डेफिनेटली प्रश्न आते हैं। अब वो हो सकता है कि आपको किसी जनजाति के नृत्यों में से कोई पूछ ले कि कौन सा है या नहीं है, या फिर हो सकता है आपको कॉलम मैचिंग का प्रश्न दे दे, या फिर हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है, या उसका कहाँ प्रयोग होता है। कोई एक सेंटेंस दे दिया कि इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, किस उसके निर्माण से जुड़ी बातें, ये सारी चीजें आपसे इनमें पूछी जाती है सामान्यतया। भाषा और साहित्य में से भी आपको एक प्रश्न मिनिमम आएगा, या तो बोली में से आएगा या फिर साहित्य और लोक साहित्य में से आएगा। तो अगर बोली में से पूछ लिया जाता है तो फिर यहां से नहीं आता, और यहां से पूछ लिया तो यहां से नहीं आता। तो ये दोनों टॉपिक में भी एक प्रश्न आपको एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी हो सकते हैं। धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय और लोक देवी देवता, डेफिनेटली यहां से भी प्रश्न आते हैं। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आपका इनमें चल रहा है वो कैसा है कि किसी संत संप्रदाय विशेष के
जो शाखाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न कई अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप पीछे के पेपर देखेंगे 21 और 22 के, तो ज्यादातर पेपर्स में आपको मिलेगा कि कुछ एक संप्रदाय हैं, या तो प्रश्न नया किसी नए संत के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या फिर जो कि प्रचलन में अभी चर्चा में रहा हो उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर क्या करेंगे कि कोई भी जो शाखाएं उनकी है तो शाखाओं का संबंध किन स्थानों से है या किन संतों से है, उनमें कौन कौन से शिष्य हैं, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। फिर आता है सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण। आभूषण से हमेशा प्रश्न आते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम में आप देखते हैं। रीति रिवाज में आपके जो प्रचलन में वैवाहिक अवसर पर या मृत्यु के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, जैसे कि आरएस में भी पिछली बार एक विवाह से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था स्ट्रेट। मेले और त्योहार, मेलों का आयोजन और उनसे जुड़े जो त्योहारों का कब आयोजन होता है, तो पिछली बार त्योहारों से रिलेटेड प्रश्न हमारे यहाँ पर आया था कि कौन सा पर्व कब मनाया जाता है, उस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं और फिर एक प्रश्न एटलीस्ट आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में से निकल करके आता है। अब सवाल आता है कि सर कहां से पढ़े, तो देखिए सबसे बेसिक और सबसे सिंपल बात यह है कि ये पूरा 15 क्वेश्चन का पोर्शन है और इनको लेकर के मटेरियल की भरमार आपको पहले तो इंटरनेट पर है। लेकिन इंटरनेट पर जाने से पहले आप अपना बेसिक अगर तैयार करना चाहते हैं तो आपको लानी पड़ेगी 2 किताबें, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 की है, ठीक है। राजस्थान की कला और संस्कृति की किताब इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये बुक्स आपको राज एजू बोर्ड की जो वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर भी अवेलेबल हैं, और चाहे तो अगर किसी बुक स्टोर पर या फिर जो जहां राजस्थान गवर्नमेंट की आरबीएससी की बुक्स मिलती है वहां पर भी, वो पुराना अगर कोई उनके पास पड़ा हो तो वहां से वो मिल जाएगी। नहीं तो आप आराम से इन्हें, जो हमारा राजस्थान आरबीएससी बुक्स करके आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे तो राज एजू बोर्ड की एक वेबसाइट आएगी, rajeduboard.nic.in, इस तरह से, वहां से आप उन दोनों बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अलग अलग ईयर में दी हुई है, तो ये शायद 2020 या 2019 की जो किताबें हैं उनमें आप एक बार चेक करना, वहां से दोनों बुक्स आपको मिल जाएगी। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास अगर आप देखना चाहते हैं तो 11th क्लास के हिस्ट्री की बुक्स पहले आया करती थी, वो भी आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वो आप जरूर ले लेना। तो ये 3 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो दिया हुआ मैटर है वो सटीक है, उस चैलेंजेबल है, आप उसको किसी भी कहीं पर भी मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो यहां से उनका महत्व बढ़ जाता है। बात रही राजस्थान की जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे मंदिर हो गए, राजस्थान की शैलियां हो गई, तो इनका आप गूगल पर जरूर देखें और वहां पर आपको जो विकिपीडिया पर नॉलेज मिलती है उसको एटलीस्ट ले लें। क्योंकि मैं अभी जो पिछले पेपर्स बना रहा था जब प्रीवियस ईयर के, तो मैंने ये देखा कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो किताबों में नहीं थे, लेकिन वो वहां विकिपीडिया पर जो है उनके बारे में जानकारी दी गई थी और उसी में से स्ट्रेट प्रश्न पूछ लिए गए थे। कई प्रश्न ऐसे थे जो कि स्ट्रेट वहां से पूछे गए थे, जैसे कि जो चौहान, जैसे चौहान डायनेस्टी जो है शाकंभरी के, उनके रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने देखे आपके जो टीचर ग्रेड 2 के एग्जाम थे उनमें, और उनमें जो ज्यादातर प्रश्न पूछे गए थे वो चंद्रवरदाई के जो पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो का जो गूगल पर एडिशन दिया हुआ है उसमें उसके खंड वाइज उसमें जानकारी दी हुई है, और उन खंडों में से एक एक उठा करके वहां से प्रश्न पूछ लिया गया। अब आप बताइए, मैं आपको कैसे कोई स्टैंडर्ड बुक किसी भी लेखक की उसके लिए आपको कहूं कि आप उसे पढ़िए, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है। पहली बात तो वो कभी भी किसी किताब में से जो कि मार्केट में छपकर आई है वहां से तो प्रश्न पूछेगा नहीं। अब किताबों में क्या होता है, पिछले सालों के जितने भी प्रश्न आते रहते हैं उनको समाहित किया जाता है। और अधिक ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में पैनोरमा की बुक आती है, ठीक है, तो पैनोरमा या फिर लक्ष्य, इस तरह की जो बुक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको अगर शुरुआत करनी है, क्योंकि खास करके आपके पुरातात्विक स्थल से जुड़े प्रश्न या फिर जो हमारे राजवंश है, इनके ये सारे ही टॉपिक, जितने भी टॉपिकों पर हमने बात की है, इनकी एक भूमिका इन दोनों बुक्स में दी हुई है, उसको आप जरूर देखें और उनको रिवीजन करना शुरू कर दें, ताकि यहां से 15 में से आप एटलीस्ट अपने 7 से 8 प्रश्न सही कर पाए। तो ये हो गया आपका पहला वाला पोर्शन जो आपको तैयार करना है। मैं ये सोर्सेस वो बता रहा हूं जिनसे मैंने तैयारी की है। मैंने मार्केट से केवल एक पैनोरमा ली थी, लेकिन उसको मैं कभी कभी देखता हूं, क्योंकि इतनी मोटी बुक को न तो आप पढ़ सकते हैं ना ही आपकी क्षमता है। ये मानकर चलिए आपको आगे 18 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेंस में, इतना सब कुछ अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपना समय व्यतीत करेंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है भारत का इतिहास। तो दोस्तों भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में तो ज्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि पहले ही बहुत से पेपर्स में जो कि नेशनल लेवल के होते हैं उनमें पूछे गए होते हैं। ज्यादातर टॉपिक वहीं से उठाए जाते हैं। या फिर अगर ग्रेड फर्स्ट जैसे एग्जाम है तो वहां पर क्या होता है, वहां थोड़ा सा वो डीप चले जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के जो 2019 के पेपर्स थे उनमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बिल्कुल अंदर घुस करके प्रश्न निकाल लिए कि वो कब मेयर रहे और किन के संपर्क में वो आए। इस तरह के सेंटेंस बेस्ड प्रश्न वहां पर पूछे गए। तो इतना डीप तो आप अपने स्तर पर अगर इन नामों में से तैयारी करें जो नाम आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसमें तो आपको डिटेल में ऐसा कोई नाम दिया हुआ नहीं है कि आपको उसी नेता को पढ़ना है। फिर भी जैसा कि विकिपीडिया तो पहला सोर्स मेरा है, क्योंकि वहां से आप चीजें लें लेकिन उनको आप वेरीफाई करते हुए चलें कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो कई बार गलत भी होती है। कई चीजें 95% तक वहां चीजें सही होती है, लेकिन 5% क्या होता है कि कई बार चीजें गलत हो जाती है, खासकर सन को लेकर के या कोई विशेष घटना होती है, नाम जो है उनको लेकर के चीजें गलत होती है, उनका आपको ध्यान रखना है। भारत के सांस्कृतिक आधार, सिंधु वैदिक काल, छठी शताब्दी, ये सब आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स चल रही हैं उनमें आपका बहुत अच्छी तरह से कवरअप किया हुआ है। जो हमारी नेशनल लेवल की बुक्स हैं जो आजकल आरबीएसई में भी चल रही हैं, तो छठी कक्षा से ही आपकी जो बुक्स है उनको आप इसके लिए पढ़ना शुरू करें। रीजन ये है कि यह पोर्शन आपको ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी मिलेगा। तो मेंस में अगर आपको तैयारी साथ साथ करनी है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करेंगे मेंस की अलग करेंगे, तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना पड़ेगा, मस्ट है। उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे एक अनुभव होता जाएगा। इसके अलावा फैक्चुअल डेटा अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए लूसेंट को प्रीफर करें। वैसे लूसेंट का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो छोटे मोटे एग्जाम की किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लूसेंट क्या है कि आपको डेटा को एक जगह सेग्रीगेट करके दे देती है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस के अधिवेशन, तो कांग्रेस के अधिवेशन की लिस्ट आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगी, वहां पर डेटा पूरा बिखरा पड़ा है चैप्टर वाइज। लेकिन वही चीज अगर आपको एक लिस्ट में चाहिए तो वो आपको कहां मिल जाएगी, या तो आपको लूसेंट में मिलेगी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वेबसाइट है वहां पर भी वो अवेलेबल है। तो अगर आपके पास समय है तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, और आपके पास समय है तो आप एक ही जगह लूसेंट में उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे जो विभिन्न वंश है, जैसे कि सातवाहन वंश हो गया, जैसे चोल राज्य हो गए, तो उनके जो संस्थापकों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको कॉलम मैचिंग के पूछ लिए जाएंगे, तो वो आप कहाँ से इकट्ठे करेंगे। जैसे बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो बौद्ध संगीतियाँ आपको एक साथ कहाँ मिलेगी, तो वो सब मिलेंगे आपको लूसेंट की बुक में। तो लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स भी आज वर्तमान में अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनके अंदर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की भी समरी बनाई हुई है। एनसीईआरटी को एज एन ऑब्जेक्टिव उसको पूरा तैयार किया हुआ है। ऐसी बुक्स जैसे कि वर्णवाल की बुक्स आप देखते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, जिनसे आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। तो सल्तनत काल, प्राचीन काल और मध्यकाल, मुगल काल, इन सब की जानकारी आपको मिल जाती है। मैं फिर आपको बड़ी बुक्स इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमें कोई क्रिटिकल कंसेप्ट्स को पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप याद रखिए। आप पीछे भी पेपर उठा के देख लीजिए, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान के मुख्य परीक्षा में भी कभी इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल सतही होते हैं, तो हमको कम से कम चीजों के बारे में जानकारी हो, ये हमारे लिए जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा जब आप सेलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे। तो आप बहुत ज्यादा डीप में इसमें जाकर के चीजों को पढ़ते हैं तो वो आपके समय की ही बर्बादी है, क्योंकि आगे चल के आपको रिवीजन भी करने होते हैं, और रिवीजन के समय फिर इतनी चीजों को वापस से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप अपने नोट्स बनाएं, वो तो सबसे बेहतर है। आप डेली जो भी टॉपिक उठाते हैं उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स अपने साथ के साथ तैयार करते हुए चलें, और जब कभी आपको कुछ नया मिलता है तो आप उसको अपडेट कर लें, ये आपके लिए जरूरी है। चलिए फिर आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का दोस्तों जितना भी हमारा संघर्ष है वो भी लगभग आपका एनसीईआरटी में कवर हो जाता है। खास करके आपको ध्यान देना होगा हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार, इनसे जुड़े नेता, और जब आप इनको पढ़ें तो एक बार आप इनको विकिपीडिया पर भी देख लें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किताबों में एक लिमिटेड ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन विकिपीडिया पे और ज्यादा चीजें मिल जाएगी, तो वहां से आप इनको देख लें। नहीं तो यूपीएससी की बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें टॉपिक टू टॉपिक इनकी डिटेल दी हुई है। मैं बार बार आपको ये चीज क्यों कह रहा हूं कि आप जाएं और विकिपीडिया पर देखें, इंटरनेट पर देखें। इतना ही देखना होता तो फिर आपके पास आप खुद ही कर सकते थे। तो ये इसलिए जरूरी है कि
मान लीजिए आप देखते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग हम देखते हैं 9 महीने या 10 महीने तक उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो वैसे तो वेट लूज के और फिट होने की बहुत से बुक्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्या उन सबसे किसी का वेट घट सकता है या वीडियोस देख करके किसी का वेट घट सकता है? नहीं। उसके लिए तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह से चीज़ें आपको लर्न कब होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चीज़ों को देखेंगे और जब आप टॉपिक टू टॉपिक अपने लेवल पर चीज़ों को सर्च करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि चीज़ें बहुत कुछ है सीखने के लिए। और जब आप बार बार उन चीज़ों को एक नहीं 2 या 3 या 4 सोर्सेस में देखेंगे तो उनमें से कुछ चीज़ें आपको परमानेंटली याद हो जाएंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत की नदियां आपको किताबों में लिखी मिल जाएंगी, आप उन्हें पढ़ भी लेंगे, लेकिन जब तक आप उनको मैप पर देखेंगे नहीं, जब तक आप उनको मैप पर फील नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको परमानेंट लर्न नहीं होने वाली है। उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं ये कहता हूं कि आपको इन चीज़ों को एक एक को जो है देखना होगा। जब कभी आपको समय मिलता है इंटरनेट पर, तभी तो मैंने कहा कि आपको 1.5 से 2 साल चाहिए तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, ताकि आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सके। तो स्कोर ज्यादा कब होगा? वैसे ही मार्किंग बहुत टफ होती है, ठीक है। मेंस में आपको कितना ही अच्छा आप आंसर लिखें, 5 में से 3 या 2.5 नंबर ही मिलने वाले हैं, तो उस चीज को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। तो केवल प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस में भी, क्योंकि प्रीलिम्स में चलो फैक्ट है, आपको ऑप्शन दिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए तो आपको खुद को लर्न होना चाहिए, तभी जाकर आप चीजें लिख पाएंगे। क्लियर है? तो इनके सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी को आप प्रिफर करें, लूसेंट से आप अपने छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी हैं, जैसे कि बुक्स की लिस्ट हो गई, ठीक है, कालक्रम, कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है, क्या क्या बदलाव किए। अब शेरशाह सूरी की जो नीतियां हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स अगर चाहिए तो वो लूसेंट देगा, बाकी किताबों में डिटेल में होगा। आप चाहें तो अपने नोट्स में उनको तैयार करते जाएं, दोनों तीनों सोर्सेज को लें और शेरशाह सूरी का टॉपिक लिखें और उसमें उसके पूरे नोट्स बना लें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये नोट्स आप कहीं से भी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस देख कर बना सकते हैं, किसी कोचिंग के फ्री वीडियोस मिल जाए तो बना सकते हैं। आप अगर कोचिंग जा रहे हैं कहीं तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, ये तो उनके लिए जो घर पर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं। तो घर पर बैठकर आप कैसे तैयारी करें उसके बारे में मैंने बताया। अब यहां से आपको ये भी अंदाजा लग रहा होगा कि इतनी तैयारी करने के लिए आपको डेली हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो वो आप अपने स्तर पर निर्धारित करें कि आप कितना समय दे सकते हैं। फिर आता है भारत का भूगोल। सबसे बेस्ट तरीका है भूगोल को कवर करने का कि आप जो है मैप्स के साथ में चलें, क्योंकि मैप्स क्या करते हैं, मैप्स हमको एक ब्रॉड एरिया में चीज़ों को समझा देते हैं, और जो कलरिंग होती है उनमें जो उनमें स्पेशल जो साइंस दिए होते हैं उनसे हमें चीज़ें ज़्यादा बढ़िया तरीके से भी याद होती है। तो जैसे मैंने भी अपने रूम में जो है बहुत से मैप लगा रखे हैं, और मैं आपको दिखा भी सकता था वो मैप्स, लेकिन अभी वो पूरा दीवारों पर है, ठीक है। तो उन मैप्स को मैं चलते फिरते भी देखता रहता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड का मैप है, तो मेरे वर्ल्ड का जो मैप मेरे पास है उसमें पूरा ज्योग्राफी वर्ल्ड का जो है उसको मैंने शो कर रखा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से समुद्र हैं, कहाँ कौन कौन से पहाड़ हैं, पठार हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है। तो जब भी समय मिलता है और जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मैं उस पर नज़र डाल लेता हूँ। उदाहरण के लिए भारत का जो मैप है तो वो मैंने पूरा मैप लगा रखा है, तो उस मैप को मुझे जब भी कहीं डाउट होता है तो उस मैप को मैं देखता हूँ। तो मैप से क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। और कई बार आपको ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो लोकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे 2016 में आपको 4 अलग अलग शहरों का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा गया। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर आपको देना है तो वो तो आपको क्रम पता होना चाहिए, तभी तो आप देंगे। कि जयपुर ऊपर है या भरतपुर ऊपर है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, पहाड़ों की स्थिति कहाँ पर है, ये सारा अगर हमने देखा है तभी जाकर के हम इनको सही तरीके से कर पाएंगे। तो कुछ प्रश्न हमारे इस तरह के होते हैं। बाकी कहाँ से तैयार करना है, तो सबसे बेस्ट एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आते हैं। आपकी जो 11th और 12th की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं राजस्थान बोर्ड की पुरानी वाली, वो वही राज्य बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इनको कवर अप कर सकते हैं। राजस्थान का और वर्ल्ड का जितना भी पूरा कवर अप करना है वो वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का भी उसमें मिल जाएगा आपको। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप जो है जितना ज़्यादा हो सके इनसे रिलेटेड जो क्विज या टेस्ट जो हैं प्रश्न जब आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपने कोई एक रेफरेंस बुक ले ली कोई सी भी, अब आप चाहें तो यूपीएससी के लिए कोई सी भी एक रेफरेंस बुक ला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टीएमएच की बुक है, ठीक है, सामान्य अध्ययन की, और ये बहुत पुरानी बुक है।
मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही लेकर आए, पर ये एक बुक है मेरे पास में, सामान्य अध्ययन करके 2013 की, ठीक है। और इस बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इस बुक में हर चीज है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो। तो इस तरह की आप कोई भी एक बड़ी बुक जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए चाहिए होती है, वो आप ला सकते हैं। अब आप वो कौन सी प्रेफर करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, आपको जो सबसे अच्छी लगे, जिसका पैटर्न आपको समझ में आ रहा हो, उसे आप लें, ठीक है। हालांकि मैं इस बुक को अब नहीं देखता हूं, लेकिन शुरुआत जब मैंने की थी तब मैंने इसको काफी पढ़ा था। तो उस समय 2013-14 में जो मैंने तैयारी की, उसमें मुझे जो भी बेनिफिट्स मिले वो चीजें आज तक मेरे काम आ रही है। तो इस तरह की बुक्स आप अपने साथ में रखें ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके। और लूसेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट में भी एक पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका ज्योग्राफी का दिया हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ही वहां से कवर हो जाता है। तो लूसेंट तो आपका हिस्ट्री भी कवर करती है, ज्योग्राफी भी कवर करती है, इकोनॉमी के भी छोटे छोटे कंसेप्ट वो कवर करता है। साइंस की जो तीनों पोर्शन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इनके भी बेसिक कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर के बारे में भी वहां से जानकारी मिल जाती है, क्योंकि उनकी एक अलग बुक और आती है, तो वो भी आपको काफी मदद यहां से करने वाली है। फिर आता है आपका राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल आरबीएससी की बुक्स में भी है, जो 11th-12th की बुक है उनमें पीछे की तरफ एक एक छोटा पोर्शन दिया हुआ है, उसको आप देखें। उसके अलावा मेरे पास एक बुक है जिससे मैंने इसको कवर अप किया है। ये कुछ आशीर्वाद पब्लिकेशन की है और इसका नाम है राजस्थान का भौगोलिक अध्ययन, ठीक है। ये मैंने काफ़ी पहले ली थी, काफ़ी पुराना ये एडिशन है, 2016 का एडिशन है, ठीक है। और ये मेरी लगभग सभी जरूरतों को पूरा कर देती है अभी तक के तो जितने भी एग्जाम है उनमें। लेकिन फिर भी इनमें क्या है कि भूगोल में सबसे बड़ी खास बात यह है कि भूगोल के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए खनिजों वाला पोर्शन है, तो जितने भी खनिज जो हैं उनका कहाँ से उत्खनन होता है, किस जगह पर वो मिलते हैं, वो ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं आपके। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पशुधन की नस्लें हैं लिमिटेड है कि 5 से 7 बकरियों की नस्लें हैं, 5 से 7 भेड़ की नस्लें हैं, उनसे कोई प्रश्न आएगा तो रिपीट ही होगा। तो वो तो प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप करते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जो आपको प्रीवियस ईयर के, खासकर राजस्थान का प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी बेहतर कवर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहां मिल जाएंगे। मैं इनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन टॉपिक्स पर तो इतनी वेबसाइट्स आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है जिन्होंने दुनिया भर की चीजें दी हुई है। तो आप क्या कीजिए, आप एक एक टॉपिक उठाइए। जैसे कि भू आकृतिक प्रदेश आपने ले लिया, ठीक है। और भू आकृतिक प्रदेश, अच्छा ये जो बुक थी ये भी एक बुक पर ही बेस्ड है, जो कि राजस्थान के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं उनकी वो बुक थी। लेकिन उस बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, वो बुक बहुत डिटेल में, बहुत डीप में है, तो उसमें तो हमारा समय व्यतीत करना होगा। उसमें जो डेटा है वो भी काफी पुराना है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड लिखी हुई है, ठीक है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि जितनी भी वेबसाइट्स पर, जैसे कि एक राजरस नाम से वेबसाइट है, राज RS, बहुत अच्छी वेबसाइट है। देखो वैसे तो मुझे उसके बारे में नहीं कहना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक अच्छा सोर्स है जहाँ से आपको मैटर मिल सकता है। तो जहाँ से सोर्स से मैटर मिले, मैंने भी कई बार वहाँ से मैटर देखा है और अपनी तैयारी में उससे मुझे काफ़ी मदद भी मिली है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी छोटी छोटी और भी वेबसाइट है, उनके नाम मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ सबसे बेटर मिले वहां से लीजिए। आप एक एक टॉपिक कवर कीजिए। आप पहले जलवायु उठा लीजिए, ठीक है। जलवायु को लेकर के, हमारे यहाँ की जलवायु को लेकर के जो जो मैटर आपको मिल रहा है, उनमें जो कॉमन चीजें हैं उनको आप लिखते जाइए और साथ का साथ उनको तैयार करते जाइए। ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे ना केवल आपको याद होगा बल्कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे फाइनल एग्जाम तक, और वही हमेशा आपके काम आते रहेंगे। नदियां और झीलें, ये तो अथाह है भाई, नदियों झीलों की कोई लिमिट थोड़े। आपको हो सकता है किसी नदी की, सहायक नदी की भी सहायक नदी का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उन प्रश्नों को तो आप कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इनमें भी रिपीटेशन बहुत है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो उद्गम स्थल से जुड़ा हुआ कोई एक आ जाएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, तो आपको 3-4 युग्म देंगे, एक गलत होगा तो उसको आपको शॉर्ट आउट करना है। उनका उद्गम स्थल क्या है, वो नदियां कौन कौन से जिलों में से बहती है, किस जिले में से कौन कौन सी नदियां बहती है, नदी की लंबाई कितनी है, मतलब लंबाई का तात्पर्य है कि कौन सी ज्यादा बड़ी है कौन सी ज्यादा छोटी है, किस दिशा में उसका अपवाह तंत्र है, वो कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है, कौन सा बांध वहां बना हुआ है, कौन सा नहीं बना हुआ है, बाएं किनारे पे कौन सी नदियां मिलती है, दाएं किनारे पे कौन सी नदियां मिलती है, कौन कौन से शहर उनके किनारे पर स्थित है,
उनका संगम कहां पर होता है, ये सारे के सारे प्रश्न आपको नदियों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें और मृदा की बात करें तो मृदा में तो आपके जो 3-4 क्लासिफिकेशन है वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, नहीं तो कोई भी रेफरेंस बुक जो आप रखते हैं उनमें आपको उनका, क्योंकि ये डेटा चेंज होता ही नहीं है। भूगोल की सबसे बड़ी खासियत है कि जितना भी डेटा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा रहने वाला है। तो आपने 2013 में भी पढ़ा होगा तो आज भी वही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, ये 6 जो फसलें हैं इनके उत्पादन के जो लेटेस्ट आंकड़े आपको दिए हुए हैं वो आपको जो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू आता है तो उसकी वेबसाइट पे, फाइनेंस की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा क्या क्या उत्पादन में सबसे बेस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा इनकी दशाएं कि कौन सी फसल, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें इन सभी फसलों की डिटेल दी हुई है कि कौन सी फसल किस स्थिति में पैदा होती है क्या, और वही चीज़ आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी, ठीक है। प्रमुख उद्योग, तो प्रमुख उद्योग राजस्थान के इनका भी आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट नए नए जो भी चीज़ें जुड़ती जाती है, पुरानी तो सारी डिटेल आपको किसी न किसी बुक से मिलेगी, जैसे मैंने आपको एक बुक रेफर कर दी है वहाँ से आप ले लीजिए। अब जैसे चीनी उद्योग है तो उनकी जो पुरानी मिल्स हैं वो उन्हीं के बारे में ज़्यादातर प्रश्न है, नई मिल्स के बारे में कोई प्रश्न नहीं आते। सीमेंट उद्योग है तो 10-12 जो चिन्हित स्थान है जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है, अब उनमें सफ़ेद सीमेंट कहाँ उत्पादित होती है, इस तरह के प्रश्न आपको अलग से पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे उद्योग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, अब कुछ प्रश्न आपके नए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनसे जुड़े पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कांच और सिरेमिक उद्योग हमारे घिलोट अलवर में है तो वहाँ पर उससे रिलेटेड कई प्रश्न आए हैं, ठीक है। नए जो इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो रहे हैं उनसे जुड़े प्रश्न इनमें आ जाते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, तो सिंचाई में खास करके आपके ज़्यादातर जो लघु परियोजना कौन सी है, मध्यम कौन सी, तो बजट जो हमारा आता है और जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें सम्मिलित जो परियोजना है उनमें से ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, तो वो आप कवर करें। और पुरानी जो भी है उनका सोर्स मैंने आपको बता दिया है। जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 प्रश्न आपको आएंगे, लिमिटेड डेटा है और इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में आपको ना तो ये याद होगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप इसके प्रश्न कीजिए, जितने ज़्यादा प्रश्न आप इसके अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप जनसंख्या के डेटा को कवर अप कर पाएंगे। तो टॉप 5 और बॉटम 5 ये दोनों आपको कवर करते हुए इसमें चलना है। खनिज का टॉपिक सबसे टफ होता है लेकिन कई बार सबसे इजी भी होता है, क्योंकि कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर 2 भी आपको पता है तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है ये हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड में आता है, क्योंकि लेटेस्ट हमारे यहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है, तो इकोनॉमिक रिव्यू में से ये भी कवर होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। बाकी जो भी हमारे यहाँ पर जो पार्क्स स्थापित हुए हैं, सोलर पार्क्स हो, चाहे वो हमारे ऊर्जा के पेट्रोलियम से रिलेटेड हमारे जो बेसिन्स हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न हो, ये भी आपको इकोनॉमिक रिव्यू से और जो वेबसाइट्स ऑनलाइन है उनसे या जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है उनसे कवर हो जाएगा। जैव विविधता, इनका भी संरक्षण, तो जैव विविधता तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी की वेबसाइट है राजस्थान बोर्ड की, राजस्थान सरकार की, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इन सभी टॉपिक्स में जो है एक और जो चीज़ आपकी कॉमन काम में आती है वो आती है विभिन्न वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स। तो हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनसे जुड़े हुए, जैसे मान लो कृषि विभाग है तो कृषि विभाग की रिपोर्ट को जरूर आप एनुअल रिपोर्ट को देखें और उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि योजनाएं कौन कौन सी चल रही है। मान लो आपको कृषि विभाग में जो पशुधन है हमारा, जो तो पशुधन से रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, वेटरनरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री का, तो उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं उसकी रिपोर्ट में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे ऊँटों के लिए कौन सी चलाई जा रही है, बकरियों के लिए कौन सी चलाई जा रही है, तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। तो वो वेबसाइट्स का डेटा भी आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने जो भी डेटा अपडेट किए वो इसी तरह से एक एक सोर्स से लेकर के किए, किसी बुक पर ही रिलाई करना कभी भी आपके लिए सही नहीं होगा। फिर आता है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का एकमात्र सबसे पहला सोर्स है भारत का संविधान खुद। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारी जो राज्यसभा की वेबसाइट है उस पर आप सर्च कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीडीएफ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेटेस्ट आपको दिसंबर 2021 का जो है वर्जन मिल जाएगा अभी जो अवेलेबल है, और बस उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आते हैं वो सीधे स्ट्रेट उठाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो अब वो तो लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तब होगा ना। आर्टिकल 78, 79 आपने पढ़े होंगे प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, 76, 77 और 78, तभी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है।
तो कोशिश ये कीजिए कि आप लैंग्वेज पढ़ें उसकी, और उन लैंग्वेज में उपयोग किए गए शब्दों पर बहुत गौर से आपको ध्यान देना है। एक एक शब्द का अपना महत्व है, जैसे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं तो उनमें उन शब्दों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो घुमा करके आते हैं आपके इस शब्द का प्रयोग कौन से भाग में किया गया है, तो वो भाग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद हमारे कौन कौन से हैं, तो वो सारा आप मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो तभी जाकर के आप जो मुख्य परीक्षा है वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे कि 2018 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 355 के बारे में। तो जो हमारे यहाँ पर आपातकाल लगता है उसमें 355 की क्या भूमिका, आप सब जानते थे कि 356 से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन 355 में क्या लिखा हुआ है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपने मेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो। ठीक है, तो वो दो रीजन जिनकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है वो अनुच्छेद 355 में दिए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको पूरा जो मूल संविधान है वहां से इन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर अपडेटेड जो डेटा हमको चाहिए किसके लिए, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उनसे जुड़े हुए नए ट्रेंड्स क्या हैं, जैसे कि हमारे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग, इनके जो वर्तमान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहां से पता चलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे इन सभी की जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, उनमें जो इनका इंट्रोडक्शन है, इन सभी का इंट्रोडक्शन आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कौन से अनुच्छेद के अधीन स्थापित किया गया है, वर्तमान में उनके पदाधिकारी कौन कौन है, उनकी जो कार्यकाल, संगठन, संरचना, उनके कार्य क्या क्या है। तो आपको प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो वो तभी आप कंफर्म कर पाएंगे जब आपने वहां से पढ़ा हो। तो आप जब अपने टॉपिक्स बनाएं तो आप क्या करें कि जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें साथ के साथ आप वेबसाइट को विजिट जरूर करते रहें। अगर आपने वैसा कर लिया तो फिर आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कई सोच रहे हो सर आपने लक्ष्मीकांत के लिए क्यों नहीं बोला, तो वो आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मीकांत की कहीं भी जरूरत है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये बात कह रहा हूं कि राजस्थान में आरपीएससी में लक्ष्मीकांत की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इवन यूपीएससी की परीक्षाओं में मैंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन वो किसके दम पर, सीधा जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने के बाद में आपको काफी कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर लूसेंट में फिर लाता हूं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको कुछ चीजें सेग्रीगेट करनी है या फिर लिस्ट के रूप में पढ़ना है तो वो लूसेंट से बेहतर कोई नहीं देता है। तो वहां पर भी आपको रिवीजन टाइम में लास्ट में जो एक सिंपल, जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इससे जुड़ा है, तो 19, 20, 21, 22, अब उन अनुच्छेदों को आप कहां देखेंगे, तो वो तो आपको एक समरी होनी चाहिए तभी कर पाएंगे, और वो समरी आपको लूसेंट में आसानी से मिल जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजनीतिक व्यवस्था का पूरा डेटा आपको राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। सबसे पहली वेबसाइट आती है rajassembly.nic.in। इस वेबसाइट को आप देख लीजिए और इस पर जितनी भी पीडीएफ्स हैं उनमें से हर बार प्रश्न आते हैं। वहां पर पूरी तो पूरी रिपोर्ट्स आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स की वो भी अवेलेबल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा जो इतिहास हमारी संसद का जो विधानसभा का रहा है वो पूरा मिल जाएगा। वर्तमान में हमारे सदस्यों की संख्या, उनका किस तरह से आवंटन है, किस पार्टी को कितने सदस्य हैं, वो सारा मिल जाएगा। हमारी जो विधानसभा की कार्य नियमावली है, जहां से हर बार 1 या 2 प्रश्न आते हैं, जैसे कि नियम 193, इस तरह के प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, वो वहीं से आते हैं। तो राजस्थान असेंबली की जो वेबसाइट है उस पर धावा बोल दीजिए और उस पर जितना भी मटेरियल है उसको निकालने का शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, इनकी सबकी वेबसाइट पर इनकी डिटेल्स हैं, तो वहां से इनके प्रीवियस जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन सब के बारे में जो पुराने हैं उनके बारे में भी, तो उनका जीवन भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उनका भी आप एक टेबल अपने पास बना के रखें, उस टेबल में उनके जो रिमार्क्स हैं उनमें उनसे जुड़े। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसे राज्यपाल रहे जो पहले किसी और पद पर थे, या फिर किसी और राज्य के राज्यपाल रहे, या फिर वो प्रशासनिक अधिकारी रहे, इस तरह की जानकारियां, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि
राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से कौन आगे जाकर यूपीएससी का सदस्य बना, ये चीज तो आपको अपने स्तर पर ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए टेबल्स के लिए आपको पीडीएफ टेबल्स के लिए आपको विकिपीडिया पर जाना पड़ेगा, वहां से आप उन टेबल्स को कलेक्ट करें, हो सके तो डिजिटल फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें और उनको रेगुलरली अपडेट करते रहें। फिर बाकी आपको जो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे इनके धीरे धीरे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस पर एक बार नजर जरूर डालें, तभी जाकर आपको ये पता चलेगा क्या पढ़ना है। जैसे कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर लास्ट में हुआ है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न मुझे वो लगा, और मुझे लगा कि उस प्रश्न को शायद ही किसी ने किया होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने मेरे बताए हुए हिसाब से तैयारी की होगी उसने उसे कर दिया होगा। दरअसल उसमें पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के समय जो हमारे शपथ लेने वाले न्यायाधीश थे उनका और उनके मूल स्थान का युग्म कौन सा गलत है, मतलब वो कहां से बिलोंग करते थे और उनका नाम क्या है। अब आप सोचिए कि ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह है जहां पर ये डेटा आपको मिलेगा, और वो जगह क्या है, वो थी हमारे राजस्थान हाई कोर्ट की जो मेन वेबसाइट है उसके इंट्रोडक्शन पे एक बहुत अच्छा 2020 का अपडेटेड एक वर्जन था, ठीक है, एक न्यायाधीश थे उन्होंने लिखा था, और उसमें उन्होंने उस चीज को डाला था कि कौन कहां से था। तो वो प्रश्न अगर आपको ऐसे प्रश्न करने हैं तो वो प्रश्न तो आप तभी कर पाएंगे जब आपने इतना डीप में जाकर के चीजें देखी। तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो, और जो रिपोर्ट्स इनकी होती है उन रिपोर्ट्स में जो समरीज दी हुई है उन समरीज को आप जरूर देखें, ठीक है, तो वहां से आपको काफी मदद इसमें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी के लिए आप, जैसा मैंने बताया, लूसेंट आप जरूर देखें। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स में आपको जो कंसेप्ट्स आर्थिक अवधारणाएं हैं वो सारी कवर हो जाएंगी, और उनको अपडेट कर सकते हैं। आपको बहुत सी वेबसाइट है आज के टाइम में, तो आप देखिए ऑनलाइन, बाइजूस से लेकर के दृष्टि से लेकर के हर वेबसाइट पर आप टॉपिक सर्च कीजिए, सीधा आप उठाइए बजट निर्माण या बैंकिंग उठाइए। बैंकिंग में, अच्छा जैसे बैंक पे हम चले गए तो बैंकिंग में आरबीआई भी आ जाता है। अब आरबीआई की जानकारी पूरी आपको आरबीआई की वेबसाइट पे सबसे बेहतर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, वहां से स्ट्रेट प्रश्न आते हैं, ठीक है। जीएसटी पर आपको विस्तार से ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट जो भी चीजें हैं वो आप तैयार रखें कि कौन सी स्लैब में कितना, कौन कौन सी स्लैब्स है, कितना टैक्स लगाया जाता है, इनकी बैठक कब हुई अंतिम, ये सारी चीजें आपको अपने अपडेट करके रखना ही होगा। समृद्धि और विकास, ये थोड़ा कंसेप्चुअल आ जाता है, तो ये कंसेप्ट्स जो हैं ये भी आपको, या तो कोई आप स्टैंडर्ड बुक, जैसा कि मैंने बताया मोटी बुक आप लेंगे कोई भी यूपीएससी की, उनमें ये सारी की सारी अवधारणाएं कवर अप हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, सेम टू सेम, ये सारी की सारी चीजें, मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति की कौन कौन से अवधारणाएं हैं, ठीक है, और भाई रेंगती हुई मुद्रास्फीति, सरपट चलती हुई मुद्रास्फीति, इस तरह के पूरे जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी डेटा अवेलेबल है, और इसके साथ साथ जो भी आप एक रेफरेंस बुक लेंगे उस रेफरेंस बुक से ये कवर हो जाएगा। अलग से कोई बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स तैयार किए हुए आपको मेंस में भी काम देने वाले हैं। एक और जो इसके लिए आपको बुक अगर आप प्रेफर कर सकते हैं इंडिया लेवल की जानकारी के लिए, तो वो है आपका, ये बुक आती है एक भारत करके, ठीक है, इस तरह की बुक, ये भारत की जो है, तो आप लेटेस्ट एडिशन ले लें। मेरे पास पुरानी है लेकिन ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो बहुत सी योजनाएं हैं या जो हमारे संगठन हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है, तो आपको ये मेंस परीक्षा में भी बहुत मदद करने वाली है। पूरा का पूरा इंडिया का इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, और जो अलग अलग विभाग हैं उनकी जानकारी भी इसमें आपको दी हुई है। तो ये बुक भी आप चाहें तो थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं, और पहले आप अपना बेसिक्स तैयार करें। फिर इसके बाद में आपका आता है मानव संसाधन और आर्थिक विकास। तो ये कुछ मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारा का सारा ऑनलाइन भी इनका डेटा अवेलेबल, आप सीधा सर्च कीजिए बेरोजगारी और उसकी अवधारणाएं, आपको ढेरों ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और जितना अच्छा मैटर उन पे दिया हुआ है ना उतना आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स भी कॉपी करके बनी होती है कहीं ना कहीं से। कोई भी व्यक्ति अपना खुद का मैटर इतना बना ही नहीं सकता, सब कहीं ना कहीं से डेटा को इधर से उधर लेते हैं। तो आपको उनमें से अच्छा डेटा निकालना है, वो ढूंढने का काम आपको करना है, और आपकी असली तैयारी इस ढूंढने में ही छिपी हुई है। आप जितना ढूंढेंगे, जितना गहरा जाएंगे, उतनी बेहतर चीजें आप बाहर निकाल करके लाएंगे।
और उतने ही बेहतर नोट्स आप अपने तैयार कर पाएंगे। और आपको लगेगा भी नहीं कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे, मतलब आप देखेंगे कि जब एग्जाम पास में आएगा तब तक आप अपने आप के जो नोट्स को देख करके बड़े खुश होंगे। आप कहेंगे कि यार मैंने इतने अच्छे नोट्स कैसे बना लिए। वो तभी होगा जब आप बहुत गहराई तक जाकर के चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इन चीजों को बंद कर दीजिए, देखिए मत, कोई देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू उठाइए, लास्ट वाला, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि 8 में से 6 प्रश्न आपके सीधे सीधे इकोनॉमिक रिव्यू से आएंगे और 2 प्रश्न लेटेस्ट नॉलेज से आएंगे जो कि आपको करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे। वहां पर कोई भी स्कीम्स है उनसे प्रश्न आएंगे। बाकी 8 प्रश्न में से 6 आपके सीधे सीधे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कहां से पूछे जाने वाले हैं मैंने बता दिया है, इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान। एकमात्र जो बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको लेकर के ज्यादातर छात्र बहुत टेंशन में रहते हैं, तो इसको लेकर के भी मैं बता देता हूं। सबसे पहली तो आपकी बुक्स है 9th और 10th की साइंस की बुक्स जो आरबीएसई बोर्ड की है, वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी या तो कुछ वेबसाइट पे मिलेगी। जिस 10वीं की तो आपको मिल जाएगी आरबीएसई की वेबसाइट पर, लेकिन 9वीं की नहीं मिलेगी। तो 9वीं के लिए आपको अलग से वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा। मेरे पास होंगी तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर इन वीडियोस को खत्म होने के बाद में आपको जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा सकूं, तो वो मैं कोशिश आपको करूंगा। इसके अलावा आप दृष्टि के नोट्स देख सकते हैं, आपको विजन आईएएस के नोट्स में से ये टॉपिक्स मिल जाएंगे सारे के सारे। तो आप इनकी परिभाषाएं जरूर याद कर लें, क्योंकि यही आगे मेंस में भी आपके रिपीट होने वाली है। ठीक है, 9वीं 10वीं में से आपका आहार पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, रोग, तो रोग तो आपके लेटेस्ट ट्रेंड में है, वो भी चलेंगे, तो करंट अफेयर से भी ये कवर होगा। वैसे भी ये टॉपिक में करंट अफेयर्स में आपको पूरा कवर करवाता हूं। जो हमारा गुलदस्ता करंट अफेयर्स में देता हूं आपको, उसमें आपके पूरा का पूरा साइंस एंड टेक कवर होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन 10% मतलब 50% क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, लेटेस्ट करंट में से। बाकी 10% आपके क्वेश्चन पुराने होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ये सारे। तो एक तो आप अपना लूसेंट से कवर करें इसको, एक आप 9वीं 10वीं की बुक्स अपनी जो है राजस्थान बोर्ड की उनको देखें, और विजन आईएएस या फिर और भी जो क्रॉनिकल्स और इस तरह की जो भी साइंस एंड टेक की बुक्स है उनको आप इनमें कवर अप कर सकते हैं। एक कोई भी रेफरेंस बुक आप यूपीएससी वाली ले आइए, क्योंकि इसमें कोई राजस्थान का कोई तुक नहीं है। बात आती है अब तार्किक योग्यता की, तो एसएससी की दुनिया भर की बुक्स भरी पड़ी हैं, कोई सी भी एक बुक लाइए, या फिर कोई कोर्स आप ले सकते हैं कोई अच्छे टीचर का, अगर आपको मिल जाए तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। और आरएस जंक्शन ऐप पर भी एक कोर्स है जो सर ने बनाया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा आपका ये सारे टॉपिक्स कवर करेगा। ठीक है, पूरा आरएस प्रीलिम्स के जो कोर्सेज है उनको कवर करने के लिए भीम सर का एक कोर्स है, वो काफ़ी पिछले साल वो बनाया हुआ है पिछले वाले एग्जाम के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे सारे टॉपिक्स आपके उसमें कवर अप हो जाएंगे। बाकी आरएस अग्रवाल से लेकर के और भी बहुत सी बुक्स हैं, तो ये पोर्शन तो आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा। फिर आता है समसामयिक घटनाएं, इसके लिए तो मैं आपको एक ही सॉल्यूशन दूंगा। वैसे आप लोग मूमल या फिर बाकी चीज़ों को प्रेफर करते होंगे, लेकिन दोस्तों एक बार आप जरूर मौका दें हमारे करंट अफेयर्स को, क्योंकि हर बार लगभग 80 से 90% क्वेश्चन सीधे कवर होते हैं। 100% के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है, कुछ प्रश्न चूक जाते हैं या फिर कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कुछ एग्जाम्स में। लेकिन आरएस परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो आरएस परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर होते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी इस चीज़ का सबूत दिया था कि कैसे सीधे स्ट्रेट प्रश्न आपको दिए गए। तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि 20 से 30 पेजेस में हम कवर अप कर लेते हैं, खींच के 35 पेज होते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं, 1 महीने का। और पूरा का पूरा जो है इतना शॉर्ट में होता है कि आप मेंस में भी अगर आंसर लिखना चाहे तो आराम से उसमें से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 50 अंक वाले प्रश्न, 50 शब्दों वाले प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो वो आप यहाँ से उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपका करंट है, इसमें राजस्थान पर ज़्यादा फोकस देते हुए नेशनल और इंटरनेशनल को भी कवर किया जाता है। तो ये आपको अवेलेबल है, और अभी तो डिस्काउंट भी मैंने किया हुआ है 25%, तो वो भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। एक और जो चीज़ आपकी तैयारी में मदद करने वाली है वो है आपको एक अनुभव होना चाहिए हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स का। तो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर के एक टेस्ट सीरीज में बना रहा हूँ। अभी हमारा 2018-19 तक के पेपर्स कवर हो गए हैं। ठीक है, तो 2022, 21, 20 और 2019 4 साल के पेपर हमने कवर कर दिए हैं। सभी पेपर्स में जो जीके का पोर्शन है उस पर हम फोकस्ड है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में वही आता है। ठीक है, तो जीके का पूरा टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, करंट और जीके को, और सॉल्यूशंस के साथ में आपको वो टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। लगभग 40 पेपर्स हम इसमें अपलोड कर चुके हैं।
तो ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है हमारी आर एस जंक्शन ऐप पर, उसका भी आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रीलिम्स की बात कि कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है। अब आप सोर्सेज अपने हिसाब से चुने, सब कुछ करें, लेकिन एक चीज जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी की हुई पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि जब परीक्षा आती है तो उस समय दबाव इतना ज़्यादा होता है कि हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर हमने समय पर समयबद्ध तरीके से रिवीजन किया है तो मान के चलिए आपको फिर अपना सिलेक्शन करवाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया है। तो आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम चैनल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ और भी कोई उपयोगी आपकी जानकारी होती है वो आपको मिलती रहती है। और इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर मेंस का भी मटेरियल मैंने दिया हुआ है, कुछ नोट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के, उनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, तो बने रहें आप हमारे साथ इसी तरह और देखते रहें सभी वीडियोस। आपके लाइक्स और कमेंट्स के इंतजार में। धन्यवाद।